इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए तो और पहचानिए इन तस्वीरों में कौन है। आप कहेंगे कि साफ साफ दिख रहा है मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपको बता दें कि ये वो नहीं है। एक और बात, ये तस्वीरें फर्जी भी नहीं हैं। तो क्या है इन तस्वीरों की असलियत, आगे विस्तार से बात करेंगे। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मैं खाद की बोरी कहाँ दिखा रहा हूँ। दरअसल इस खाद की बोरी के बाहर और भीतर दोनों जगह बड़ा कांड है। खेती किसानी से आपका कोई लेना देना हो चाहे ना हो, इस देश से तो है। इस बोरी में खाद देकर और इस बोरी के ऊपर छपाई में किस तरीके का झोलझाल है, बेहद आसान भाषा में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर इस बोरी की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। इसके साथ ही बात करेंगे चुनाव की। मध्य प्रदेश में वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके की वोटिंग हुई है वो बहुत सारी चीजें साफ कर रही है। तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। पिछले दिनों पीएम मोदी राहुल गांधी को इशारों में मूर्खों का सरदार कह रहे थे, और अब देश के गृह मंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को सांड जैसे बुला दिया है और भी बहुत कुछ बोला गया है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान में बहुत कुछ कहा है, उनकी बातों का सार भी आपको बताएंगे। वही राजस्थान से ही वहां की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जो राजस्थान की सिर फुटबॉल को सरेआम कर रहा है। यह दावा विपक्षियों का है और वीडियो के अंत में एक बेहद महत्वपूर्ण मामला है, उसे जरूर देखिएगा, जहां भारत के प्रधानमंत्री फर्जीवाड़े के प्रति आगाह करते हुए जो उदाहरण दे रहे हैं वो खुद ही फर्जी निकल गया। अब सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री खुद ही फर्जीवाड़े का शिकार हो गए। ये मसला बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब पर अच्छे से बात करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। वीडियो के शुरू होते ही लाइक वाला काम कर लिया करिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। 2-4 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाने के क्रम में हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। इसके लिए आप इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब पहले खाद वाली इस बोरी को निपटा लेते हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश चलेंगे। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर पीले रंग की ये बोरी छाई रही। यदि आपका खेती किसानी से कोई जुड़ाव है तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये बोरी खाद की है, लेकिन फिलहाल ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस बोरी पर बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा है सशक्त किसान आत्मनिर्भर भारत, और ऊपर की तरफ प्रधानमंत्री जी की तस्वीर भी है। यानी इतना कुछ देखकर आपको ये लगेगा कि यदि आत्मनिर्भर भारत लिखा है तो निश्चित ही ये खाद भारत में बनी होगी। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के थोड़े से ऊपर ही देखने से पता चलता है कि लिखा है सकल वजन 45.123 किलोग्राम, उद्गम देश चाइना। अब इसी बात को लेकर चर्चा गर्म हो गई है कि चाइना का बनाया हुआ खाद आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कैसे कर सकता है। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि ये किसानों के साथ धोखा है। इसे सर्च करते हुए पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि चीन में बने मोबाइल की सच्चाई क्या उजागर कर दी, मोदी जी ने उन्हें मूर्खों का सरदार तक कह डाला। जबकि सब जानते हैं कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus जैसे चीनी फोन देश में अधिकांश लोगों के हाथ में मिलेंगे। अब ये देखिए, चीन का बना खाद इफ्को द्वारा किसानों को बेचा जा रहा है और उस पर लिखा है आत्मनिर्भर भारत। 50 किलो के बोरे में 45 किलो खाद और दाम 50 किलो का। किसान के साथ धोखे पर धोखा इस सरकार की आदत बन गई है। वहीं इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा लिखते हैं कि किसानों के लिए खाद चीन से आ रही है और बोरे पर फोटो मोदी जी की लगी है, पर असली खबर इफ्को के इस बोरे के पीछे छिपी हुई है। इफ्को के MD US अवस्थी अगर मामूली आदमी होते तो जेल में होते। करोड़ों रुपए के आयात घपले में CBI और ED ने अवस्थी पर मुकदमे दर्ज किए हैं और अवस्थी जी ठाठ से मंत्री जी के साथ मंच पर हैं। अवस्थी जी की यह तस्वीर CBI और ED के मुकदमे दर्ज होने के बाद की है। सोशल मीडिया पर अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि जब भारत में प्रयोग किए जाने वाले यूरिया का एक बड़ा हिस्सा चीन से आ रहा है तो फिर आत्मनिर्भर भारत का नारा क्या खाली बोरे में छापने के लिए है। 9.5 साल की सरकार में यदि किसानों के लिए यूरिया भी खुद नहीं बना सके तो फिर काहे का आत्मनिर्भर भारत। इस मामले पर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, खाद चीन से आई, फसल अडानी के घर गई, आत्मनिर्भरता की बात इस तरह अपनी ही मौत मर गई। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश के रे लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के कॉमट्रेड के आंकड़े के अनुसार पिछले साल भारत ने चीन से $2.3 अरब के खाद का आयात किया था। भारत लगभग 30% यूरिया आयात करता है और पिछले साल चीन हमारा दूसरा सबसे बड़ा यूरिया निर्यातक था। चीन दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया उत्पादक है और दुनिया की लगभग 1/3 आवश्यकताएं चीन की आपूर्ति से पूरी होती हैं। इस साल चीन ने खाद्य समेत अनेक चीजों के निर्यात पर कुछ रोक लगाई है, जिसमें तेल, गैस और रेयर अर्थ मटेरियल भी है। ये भारत के लिए चिंताजनक बात है। आत्मनिर्भरता एक खोखला नारा है, सहकार, सहयोग और सहभागिता से जीवन चलता है। उधर इन दिनों देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। कुछ जगहों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश बताया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली बार भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे थी। बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3-5-18 वाले कार्यक्रम के तहत कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। इसके साथ ही
और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर बीजेपी कमजोर बताई जा रही थी। और अब जब वोटिंग समाप्त हो चुकी है तो जिस तरीके का वोटिंग पैटर्न सामने आया है वो बड़ा दिलचस्प है। बताया जा रहा है कि गांवों की तरफ वोटिंग ज्यादा हुई है, शहरों में लोग कम निकले वोट डालने के लिए। यानी जैसा कि हमेशा देखा जाता है बीजेपी का ज्यादातर वोट शहरी क्षेत्र में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी हमेशा ही तुलनात्मक रूप से कमजोर पाई जाती है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वोट पड़ना, शहरों में कम, ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक बताया जा रहा है। इसी तरह से यह भी देखा गया है कि महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालने निकली हैं। हालांकि महिलाओं को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही बहुत सारी बातें और वादे किए थे। चुनाव से ठीक पहले कुछ महीने पहले लाडली बहन योजना भी लॉन्च की गई बीजेपी की तरफ से, मगर महिलाओं को लेकर एक बात और थी कि लाडली बहन योजना शुरू होने से पहले ही तमाम योजनाओं के तहत पैसा दिया जाना रोक दिया गया। पिछले 7 महीने से महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों की ऐसे बहुत सारे पेंशन थे जिसके तहत पैसा देना रोक दिया गया। सवाल उठा कि क्या उधर का पैसा इधर लाडली बहन की योजना में बांट दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी क्षेत्रों में जमकर वोटिंग हुई है, जिससे चर्चा यह होने लगी है कि कहीं ये जातीय जनगणना का असर तो नहीं। और यदि ऐसा हुआ तो फिर यह भी बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने जातीय जनगणना का वादा किया है, कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू करने का भी वादा किया है। मध्य प्रदेश में युवाओं का रुझान भी ठीक ठाक बताया गया है। अब बेरोजगारी का आलम क्या है वहां पर, ये तो आप जानते ही हैं। और सरकारी भर्तियों में कितना साफ सुथरा काम होता है ये भी आप जानते हैं, पूरी दुनिया में नाम है। मध्य प्रदेश में ही जो लगभग 48 लाख के आसपास बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 3 सालों में मात्र 21 लोगों को रोजगार दिया गया। यानी अभी का जो वोटिंग पैटर्न देखने को मिला है पुराने चुनावी सर्वे की तरह ही ये भी कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। बाकी कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। सबकी किस्मत डिब्बे में पैक हो चुकी है। 3 तारीख को जब डिब्बा खुलेगा तो सब में बटेगा। अब जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम के चुनाव हो चुके हैं तो ज्यादा फोकस राजस्थान की तरफ चला गया है। 4 राज्यों में तो बीजेपी की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही थी, लेकिन राजस्थान में भी बीजेपी को इतना मजबूत नहीं बताया गया जिससे वो सत्ता में आ सके, वो भी प्रचंड तरीके से। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत कम बताई जा रही है। यानी उस सरकार से लोग नाराज नहीं है। शायद इसीलिए कांग्रेस राजस्थान में भी उम्मीद बनाए बैठी है। अब दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां राजस्थान में हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में बोलते हुए कह दिया कि जिस तरीके से लाल कपड़ा देखकर सांड भागता है, उसी तरह से अशोक गहलोत भी। दरअसल गृह मंत्री की सभा में कुछ लोग लाल कपड़ा पहनकर चले गए थे, वहीं पर उन्होंने तंज कर दिया कि हमारे कार्यक्रम में तो लाल कपड़ा पहनकर आ गए, गहलोत साहब के कार्यक्रम में मत चले जाना, वरना जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भागता है उसी तरह से गहलोत साहब भी। वैसे यहां हमेशा की तरह गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आएगी तो भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। अब सवाल यह है कि केंद्र में सरकार होने के बावजूद, मध्य प्रदेश में सरकार होने के बावजूद, जब केंद्रीय कृषि मंत्री के बेटे के ऊपर हजारों करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लग रहा है, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो वहां उल्टा लटकाने में क्या दिक्कत हो रही है? कौन रोक रहा है? उल्टा लटकाकर सीधा करना तो बहुत दूर की बात है, अब तक कोई जांच एजेंसी भी नजर नहीं आई, न कोई छापेमारी हुई। बाकी भ्रष्टाचार के मामले पर भाजपा की वॉशिंग मशीन कितने अच्छे से काम करती है ये तो आप जानते ही हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि धारा 370 हटाकर हमने कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि इससे पहले क्या कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था? आपने आकर जोड़ दिया। राजस्थान में इन्होंने बहुत सारे घपले घोटालों का आरोप भी लगाया, मगर मध्य प्रदेश में अभी जो खनन वगैरह के भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उन पर कोई बात नहीं की। गृह मंत्री ने कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी बताया, लेकिन अपना खुद का बेटा किसकी वजह से बीसीसीआई का सचिव बनकर बैठा है इतने सालों से, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। और पिछले वीडियो में ही हमने आपको जो बताया था कि कैसे कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के बेटे को वहां का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, और मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर जो आरोप लग रहा है, क्या वहां भी कोई परिवारवाद है कि नहीं? गृह मंत्री ने राजस्थान में भर्ती घोटाले का भी जिक्र किया, लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां भर्ती घोटाले पर कोई बात नहीं होती। और तो और गृह मंत्री ने राजस्थान में लगातार दंगे होने की बात भी कही। अब सवाल ये उठता है कि जिस गृह मंत्री के कार्यकाल में देश का एक राज्य मणिपुर पिछले 6 महीनों से अधिक समय से जल रहा है, वहां के 3 जिलों के लोगों ने, यानी कुकी समुदाय के संगठन ने स्वशासन की घोषणा कर दी है। कह दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी सरकार खुद चलाएंगे, हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा अलग। क्या इन सब के बाद किसी गृह मंत्री को तनिक भी नैतिक अधिकार बचता है कि किसी अन्य राज्य पर वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा सके? उधर प्रियंका गांधी ने राजस्थान में कहा कि आजकल पीएम मोदी खूब इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कभी लाल, कभी नीली, कभी पीली डायरी की बात करते हैं, आखिर डायरी में खोज क्या रहे? ऐसा लगता है वहां भी सीएम का चेहरा ही तो नहीं खोज रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। चर्चा यह भी चल रही थी कि बहुत सारे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाकर सबको जीतोड़ मेहनत में झोंकने का ऐसा ये प्लान किया गया है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि बड़े बड़े नेताओं को किनारे करके प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री का पद छोड़कर वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने आएंगे। वहीं पिछले बहुत दिनों से राजस्थान की राजनीति को लेकर यह भी चर्चा होती है कि बीजेपी में जबरदस्त घमासान चल रहा है, भयंकर सिर फुटौल चल रही है बड़े बड़े नेताओं के बीच।
खासकर वसुंधरा राजे को लेकर ज्यादा सवाल उठते हैं, जो कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। और यह भी कहा जाता है कि वसुंधरा राजे अपने दम पर वहां पर बीजेपी की सरकार बनवा पाए चाहे नहीं, लेकिन कम से कम एक बार बीजेपी की सरकार नहीं बनाने में यानी हरवाने में जरूर अपना रोल अदा कर सकती हैं। इतनी उनकी हैसियत है। और आज भी जब सर्वे होते हैं तो बीजेपी के नेताओं में वो सबसे ऊपर होती हैं। और आज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया है, जिसे देखना आप सबके लिए दिलचस्प हो सकता है। वीडियो तो हम दिखा नहीं सकते, कई सारी तस्वीरें दिखाकर बता जरूर सकते हैं कि घटना में हुआ क्या। दरअसल मंच पर खड़े बीजेपी के कई बड़े नेता, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे, सभी को घोषणा पत्र में शामिल कुछ योजनाओं के बड़े बड़े पोस्टर पकड़कर प्रेस वालों को इस तरह से दिखाना था। आप इस क्रम में देख सकते हैं जेपी नड्डा के बगल में वसुंधरा राजे खड़ी हैं। नड्डा साहब एक पोस्टर पास करते हैं और उसे बगल में खड़े दूसरे नेताजी ले लेते हैं और इसके बाद वसुंधरा राजे को काफी इधर उधर होने के बाद देर से वो पोस्टर मिलता है। इस घटना से वो इतनी नाराज हो जाती हैं या झल्ला जाती हैं कि पोस्टर को दिखाती ही नहीं है, पोस्टर को नीचे लेकर चुपचाप खड़ी रहती हैं। इस तस्वीर में देख लीजिए। इसे शेयर करते हुए सुप्रिया सेनेत लिखती हैं कि ये वीडियो जयपुर में भाजपा के जुमला पत्र लॉन्च का है। वसुंधरा जी के हाथ से पोस्टर क्या छीना? गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने पोस्टर उठाने से ही इनकार कर दिया। वैसे इन तस्वीरों में भी आप वसुंधरा राजे के चेहरे का हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि वो कितनी नाराज हैं। बहरहाल बड़े बड़े कार्यक्रमों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आइए अब एक और बड़ी समस्या पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे आने वाले दिनों में हम सबको बड़े स्तर पर झेलना पड़ सकता है और बड़े स्तर पर नुकसान भी हो सकता है इस देश का। और ये समस्या है डीप फेक वीडियो, यानी किसी व्यक्ति का हूबहू चेहरा, शरीर सब कुछ बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। आप जहां नहीं होंगे वहां भी आपको पहुंचाया जा सकता है बड़ी आसानी से। इसी तरह के मामले पर पीएम मोदी कहीं किसी कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से फर्जी वीडियो की वजह से उन्हें चैलेंज फेस करना पड़ा। लेकिन उदाहरण के रूप में उन्होंने जिस गरबा कार्यक्रम के बारे में बताया, जिसमें वो बता रहे थे कि मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे कर रहा हूं, जबकि बचपन में स्कूलिंग के बाद से मुझे ये मौका नहीं मिला। मैं स्कूल में बहुत अच्छा गरबा खेला करता था, लेकिन उसके बाद नहीं किया। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि लेकिन जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरा वीडियो बनाया गया है, चल रहा है, और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि मैंने औरों का उदाहरण नहीं दिया, अपना उदाहरण दिया है, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है। आगे प्रधानमंत्री ने फिल्मों को लेकर भी जो बायकॉट गैंग एक्टिव हो जाती है उस पर भी चर्चा की। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने जब जांच की उस वीडियो की जिसके बारे में प्रधानमंत्री फर्जी होने की बात कर रहे थे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए जाने की बात कर रहे थे, तो पता चला कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नहीं बनाई गई है, वो वीडियो असली है। और उस वीडियो में पीएम मोदी जैसे दिखने वाले विकास महानते हैं जो गरबा खेल रहे हैं, यानी ये डीप फेक का वीडियो नहीं है। मोहम्मद जुबैर ने यह भी लिखा है कि उम्मीद है कि मीडिया चैनल और एजेंसीज रिपोर्ट करते हुए इस बात को भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने गलत वीडियो का जिक्र कर दिया। अब यहां समझने वाली बात यह है और सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री को सलाह देने वालों ने ही फेक काम कर दिया, असली वीडियो को ही फर्जी बता दिया? ये तस्वीरें भी मोहम्मद जुबैर ने ही शेयर की हैं और जिस विकास महानते का गरबा खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ है, कथित तौर पर जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी फर्जी वीडियो के रूप में कर रहे हैं, उसमें यही व्यक्ति नजर आ रहे हैं। इनका ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप भी देख लीजिए। इनकी आईडी पर तमाम इनकी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि इनकी शक्ल बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी से मिलती है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, मोहम्मद जुबैर ने जो कहा है कि उम्मीद है कि मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को शामिल किया जाएगा कि प्रधानमंत्री ने गलत वीडियो की चर्चा कर दी है, वो देखने को भी मिला है। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स मैंने भी देखा, ये वीडियो शूट करने से पहले किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की थी। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में एक बड़ी समस्या बन सकता है, खासकर चुनाव को लेकर। और भारत में जहां पर पहले से ही चुनावों में फर्जी खबरें, मनगढ़ंत बातें और झूठा इतिहास जमकर परोसा जाता है, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही घातक साबित हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।